वेलकम टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपका स्वागत है, द चैनल दैट सिंप्लीफाइज ग्लोबल पॉलिसी। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजिक नैरेटिव के बारे में। कंट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिक नैरेटिव इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को हम एक क्लासिक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजिक नैरेटिव के टॉपिक को विक्रम सूद सर की बुक द अल्टीमेट गोल के पैराग्राफ को कोट करके स्टार्ट करना चाहूंगा। विक्रम सूद सर कहते हैं, यू नीड नॉट ओनली इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री माइट बट ऑल्सो अ फेवरेबल नैरेटिव टू डोमिनेट द वर्ल्ड। आगे विक्रम सूद सर ऐड करते हैं, नैरेटिव्स आर नॉट ट्रुथ, rather they nudge you to understand the truth in a particular way. Narratives are always strategic. Narratives becomes perception with passage of time and ultimately over generation acquire halo of received wisdom. I hope आप इस पैराग्राफ को समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्फेयर में यू हैव टू बी फर्स्ट विद द ट्रूथ मीन्स आपको आपका नैरेटिव सबसे पहले एडवांस करना पड़ता है। पिछले दशकों में देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक वेपन के तौर पर उभर कर आया है और कंटेम्परेरी वॉर्स के अंदर ये एक डिसिसिव रोल प्ले कर सकता है और करता है। सूचना युग यानी इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत ने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को काफी ज्यादा बदल कर रख दिया है। वॉर अब प्रमुखता से मीडिया यानी इंफॉर्मेशन के माध्यम से लड़ा जाता है और इसके अंदर माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस की बैटल ग्राउंड होता है। अगर समराइज किया जाए तो इंफॉर्मेशन एक वेपन है और पीपल्स कॉग्निटिव कैपेबिलिटी यानी लोगों की संज्ञात्मक शक्ति इसका टारगेट है। आज के समय में देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मिलिट्री वॉरफेयर के कंपैरिजन में एक बेटर ऑप्शन की तरह उभर कर आया है। इसी वजह से कंट्री के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को सबसे प्रभावी तरीके को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और रिसर्च सजेस्ट करती है कि कम्युनिकेशन थ्रू नैरेटिव्स इज एन एक्सट्रीमली परसुएसिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए कहा जाता है कि नैरेटिव एक काफी प्रभावशाली प्रोपेगेंडा डिवाइस है टू कन्वे द पॉइंट। इन जोसेफ नाइस वर्ड्स एज ही राइट्स इन हिज बुक द सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कहते हैं कि हुज स्टोरी विंस इज एज इम्पोर्टेंट हुज आर्मी विंस टुडे। पी टेलर ने कहा था, स्ट्रेटेजिस्ट को ज्यादा ध्यान स्ट्रेटेजिक नैरेटिव पर देना चाहिए एज दे आर द की म्यूनिशन ऑफ द माइंड इन कंटेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट। यह आइडिया वेस्ट में स्पेशली यूएसए काफी समय से यूज कर रहा है। एक ऐसा एग्जांपल लिया जाए जिसमें यूएसए की जीत और हार साथ में देखने को मिलती है, वो थी यूएस लेड कोलिशन इन वॉर ऑन टेरर। यहाँ पर यूएसए दुनिया को अपना स्ट्रेटेजिक नैरेटिव तो एडवांस करने में सफल हो गया कि वी आर फाइटिंग अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, लेकिन अफगानिस्तान और इराक की आम जनता तक अपना नैरेटिव ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, गुड गवर्नेंस को पहुंचाने में असफल रहा। देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो आगे देखते हैं। यूएसए फेल्ड टू कन्विंस द लोकल पॉपुलेशन इन इराक एंड अफगानिस्तान टू अडॉप्ट डेमोक्रेसी एंड द एफर्ट्स टू अचीव इट आर वर्थ इट। जिस समय यूएसए पॉपुलेशन को ये बिलीव कराने में असफल रहा कि डेमोक्रेसी इज गुड फॉर देम, उस समय यूएसए ने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक नैरेटिव की तरफ देखा। स्ट्रैटेजिक नैरेटिव के बारे में आगे जानने से पहले हम प्रोपेगेंडा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक नैरेटिव इज अ टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा। जैसा कि जोविट एंड ओ डोनल ने 2012 में अपनी बुक प्रोपेगेंडा एंड परसुएशन में लिखा था कि प्रोपेगेंडा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डेलिब्रेट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to share perception, manipulative cognition and to direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of propaganda. Strategic narrative is also a type of propaganda, but to the target audience it should never appear as such. यानी टारगेट ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक प्रोपेगेंडा का शिकार है जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक नैरेटिव के लिए इट शुड सीम मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्दी एंड परसुएसिव। स्ट्रेटेजिक नैरेटिव के अंदर आप एक प्लॉट सेट करते हैं जिसमें वो इवेंट जो आपके लिए फायदेमंद है आप उन्हें हाईलाइट करते हैं एंड जो इवेंट्स नेगेटिव पिक्चर प्रेजेंट करते हैं आप उन्हें कम स्पेस देते हैं या फिर कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। आपका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव एक प्रोपेगेंडा के रूप में नहीं दिखना चाहिए क्योंकि फिर उसकी परसुएशन पावर डिक्रीज हो जाती है। 9/11 के बाद यूएस लेड कोलिशन का ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के तहत 2001 में अफगानिस्तान और 2003 में इराक में सेना उतारने के बाद यूएस लेड कोलिशन को स्विफ्ट मिलिट्री विक्ट्रीज मिली। यूएस लेड कोलिशन ने चंद हफ्तों में अफगानिस्तान से तालिबान और अलकायदा को उखाड़ फेंका। इसी तरह इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया गया था।
लेकिन शुरुआती सफलताओं के बाद उनका सामना इंसर्जेंसी आर्म्ड अपराइजिंग से हुआ। इससे ये पता चलता है कि इराक और अफगानिस्तान के लोगों ने इन कंट्रीज में वेस्टर्न रेजिम इम्पोजिशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। वेस्टर्न कोलिशन द्वारा स्टार्टिंग में चलाए गए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर काफी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, जिसने यूएसए के ग्लोबल वॉर ऑन टेरर को कुछ हद तक डीलेजिटिमाइज किया और इसके खिलाफ एक वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन बना। इससे उभरने के लिए यूएसए ने नया स्ट्रेटेजिक नैरेटिव कॉमन पॉपुलेशन के लिए तैयार किया, जिसके तहत यूएसए ने पीपल सेंट्रिक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, जिससे यूएसए इराक और अफगानिस्तान के लोगों को सुरक्षा और गुड गवर्नेंस की बात करके उनका ट्रस्ट जीत सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यूएसए के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था, एज आर गेट्स पॉइंट्स इट आउट, वन मैन इन अ केव सीम्ड टू बी आउट कम्युनिकेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सोसाइटी। इसका मेन रीजन था सलाफी जिहादिस्ट, जो कि एक एक्सट्रीम ग्रुप है। उनका वेस्टर्नेशन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जो कि अफगानिस्तान एंड इराक के मासेस के माइंड में रेजोनेट हो पाया। उनके पास सिंगल और एक कंपेलिंग नैरेटिव था। वो कंपेलिंग नैरेटिव था, इस्लाम इज अंडर अटैक फ्रॉम वेस्ट एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट इट। इसलिए यूएसए लेड कोलिशन में अफगानिस्तान से रिलेटेड एक फ्रस्ट्रेशन था कि अगर यूएसए इन सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप के वॉर ऑफ आइडियाज को जीतने देता है, जो कि इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी के बीच का केंद्र बिंदु था, तो सलाफी जिहादिस्ट ग्रुप आम जनता के माइंड में यह नैरेटिव सेट कर देता कि रूल अंडर देम वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न नेशंस। जो कि फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर माहौल है कि यूएसए इन अफगानिस्तान इज ए थ्रेट टू इस्लाम, इसलिए तालिबान इतने सालों तक यूएसए के साथ लोहा ले पाया आइडियोलॉजिकली। फाइनेंशियल और वेपन सपोर्ट की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान ने तालिबान को इसमें सपोर्ट किया था। अब हम स्ट्रेटेजिक नैरेटिव की बात कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एज T. Colley in his book Is Britain a Force for Good? Investigating British Citizens' Narratives Understanding of War में वो ऐड करते हैं, strategic narratives are selective interpretation of the past, present and future designed to achieve a political objective through persuasion। स्ट्रेटेजिक नैरेटिव के अंदर स्ट्रेटेजिक वर्ड का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि नैरेटिव को डेलिबरेटली डिजाइन किया जाता है ताकि इससे किसी प्री डिफाइंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। जनरली नैरेटिव के अंदर एक प्लॉट क्रिएट किया जाता है विच प्लेज आउट ओवर टाइम। दे जनरली रिवॉल्व अराउंड द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दे स्टार्ट विद द इनिशियल सिचुएशन एंड देन अ डिसरप्शन विच मे और मे नॉट बी रिजॉल्व्ड। बात करते हैं नैरेटिव जो वेस्टर्न नेशंस स्पेशली यूएसए यूज करते हैं। इसके अंदर वो एक पास्ट बनाते हैं जहाँ पे एक इनिशियल सिचुएशन ऑफ इंटरनेशनल पीसफुल ऑर्डर होता है, फिर एक प्रेजेंट होता है विच मीन्स अ डिसरप्शन बाय ए डिक्टेटर, टायरेंट, टेरर अटैक विच अटैक सिविलियंस और अटैक अ स्टेट। फ्यूचर होता है विच नेसेसिटेट्स अ मिलिट्री इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट सिविलियंस, एग्रीव्ड स्टेट एंड फर्दर टू रिस्टोर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यूएसए ने जो वॉर इराक पे किया था उसके अंदर एक पास्ट था जिसमें सद्दाम हुसैन ने एज द डिक्टेटर ऑफ इराक कुवैत को इन्वेड किया था, जहाँ पे डिसरप्शन ऑफ इंटरनेशनल पीस हुआ था। उसके बाद उस समय का प्रेजेंट देखा जाए तो यूएसए ने अपनी फोर्सेस के साथ इराक को इन्वेड किया था, और फ्यूचर देखा जाए तो यूएसए ने जो फ्यूचर के लिए नैरेटिव सेट किया था वो था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे हम और सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे। सेम केस अफगानिस्तान के साथ है। जब पास्ट को देखा गया तो यूएसए पे एक टेरर अटैक हुआ, प्रेजेंट के अंदर ही यूएसए ने तालिबान को अफगानिस्तान से पावर से हटाया। और फ्यूचर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए एक डेमोक्रेटिक सिक्योर प्लेस को प्रॉमिस किया था। पास्ट एंड प्रेजेंट यूएसए के केस में काफी अच्छे से प्ले आउट हुए, लेकिन बोथ इराक एंड अफगानिस्तान के अंदर यूएसए अपने नैरेटिव को कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि या फिर जो वॉर ऑफ स्ट्रेटेजिक नैरेटिव था वो यूएसए नहीं जीत पाया, उसमें यूएसए थोड़ा पीछे रह गया विद रिगार्ड टू द कॉमन पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक। साइकोलॉजिस्ट रॉजर शेन इन हिज बुक टेल मी अ स्टोरी नैरेटिव एंड इंटेलिजेंस में कहते हैं, द नैरेटिव्स विद ए प्लॉट ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर मोर एक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज ह्यूमन माइंड इज नैरेटिवली स्ट्रक्चर्ड। दैट मीन्स ह्यूमन माइंड प्रोसेस न्यू इंफॉर्मेशन बाय कंपेयरिंग इट टू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यूज इट टू एंटिसिपेट हाउ थिंग्स विल प्ले आउट इन द फ्यूचर। एज ए नैरेटिव जो लोगों को ये सारी कंडीशन पहले ही प्रोवाइड कर देता है, जिसमें प्लॉट प्रोवाइड किया जाता है, कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक कंट्री का स्ट्रेटेजिक नैरेटिव होता है। इसके अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि वाई स्ट्रेटेजिक नैरेटिव इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ परसुएशन। नैरेटिव के अंदर प्लॉट को कुछ ऐसे सेट किया जाता है कि आप उसे बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए हैं। Example, in Indian medieval history, Mughal era, where selective employment is used to portray one's war as inevitable and necessary, and the ruler is shown as very benevolent while silencing the oppression and barbarism committed by the Mughal rulers. अब बात करते हैं वर्टिकल कोहेरेंस, जिसका कॉन्सेप्ट डी बेट्स ने दिया था इन द बुक द वर्चुअल डायमेंशन ऑफ कंटेम्पररी इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी। इसमें वो बताते हैं कि नैरेटिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है इंडिविजुअल नैरेटिव, सेकंड इज स्ट्रेटेजिक एंड थर्ड इज अ मास्टर नैरेटिव। मास्टर नैरेटिव को जनरली आइडियोलॉजी, डोमिनेंट डिस्कोर्स एंड मिथ के साथ रिलेट कर देखा जाता है, जिसमें आपको आपके पास सिचुएशन दिखाई जाती जो कि अच्छी नहीं होती, प्रेजेंट के अंदर डिसरप्शन होता है और फ्यूचर के अंदर बेटर सिचुएशन आ जाती है। जैसे यूएसए का जो मास्टर नैरेटिव था रिगार्डिंग द वॉर ऑन टेरर इन अफगानिस्तान एंड इराक, वो था कि एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन दीज 2 कंट्रीज। और जो नैरेटिव उन्होंने वर्ल्ड के सामने रखा था वो था कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, क्योंकि हमारी जो सोवरेनिटी है उस पर खतरा है, इसलिए हमने एक ग्लोबल वॉर लड़ा है। और जो यूएसए ने जो अफगानिस्तान और इराक की कॉमन पॉपुलेस है उनके सामने जो नैरेटिव रखा था वो था डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स का। और जो अफगानिस्तान के अंदर जो नैरेटिव वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट या सलाफी जिहादिस्ट लोगों ने रखा था वो था कि इस्लाम इज इन डेंजर फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस, जो कि उनका मास्टर नैरेटिव था। और यूएसए का जो मास्टर नैरेटिव था वर्ल्ड के सामने वो था ग्लोबल वॉर और टेरर। और जो कॉमन पॉपुलेशन अफगानिस्तान थी उनके सामने उनका स्ट्रेटेजिक नैरेटिव था प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड गुड गवर्नेंस। सलाफी जिहादिस्ट का नैरेटिव दैट वर्ल्ड इज एट अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बिटवीन वेस्ट एंड इस्लाम विक्ट्री इज इनएविटेबल ने अफगानिस्तान के लोगों को के माइंड्स को अच्छे से रेजोनेट। इस नैरेटिव को यूएस ने खुद स्ट्रॉन्ग बनाया जब प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश ने ये कहा कि वॉर ऑन टेरर इज ए क्रूसेड, जिस वजह से जो सलाफी जिहादिस्ट लोगों का नैरेटिव था वो और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इस वजह से अलकायदा का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हुआ दैट इस्लाम इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द वेस्ट ड्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन बुश। अब हम एक चीज देखते हैं कि वाई यूएसए वाज नॉट एबल टू विन वॉर इन अफगानिस्तान, क्योंकि यूएसए का जो नैरेटिव था काफी वीक था और अफगानिस्तान के लोगों ने उस यूएसए के स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को कभी भी नहीं अपनाया। एक रीजन हो सकता है कि यूएसए वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशंस इन अफगानिस्तान, where democracy is a far away cry and Islam play a great role in government and minds of people and their interaction with each other. Lastly, I would like to give my take on key points about narrative. Your narrative should be persuasive and resonate in the mind of target audience. The second is media, news channels, movie industry is an important platform to further your narrative. The third point is you should be effectively able to counter the narrative directed against you. The fourth one is morality should be kept aside and strategic narrative should be prepared solely on the basis of national interest. The fifth point is national narrative as a strategic master concept should be supported by stories and events that are in coherence with the strategic narrative. If you have to set up a strategic narrative for your country, then briefings, news, statements from your political, diplomatic and military domain should not contradict each other as it reduces the legitimacy of your narrative. The seventh point is strategic narrative should highlight humanitarian efforts and generally remain silent on defeats, casualties, sufferings of innocents. The eighth point is if you have a low credibility among target audience, then further your narrative involving the domestic organization of that particular country. For example, you can hire a private entity or NGO as has been done by America in Afghanistan. The ninth point is effectiveness of a strategic narrative depend how they are interpreted by different audience exposed to a complex array of narratives. Next, I want to add the definition of Jacques Ellul. He puts it that sociological propaganda as a process is a slow, constant impregnation to create a societal change or an atmosphere of favorable attitude. At last, I would like to add, as Vikram Sood writes in his book The Ultimate Goal, India too, as it becomes a bigger player on world stage, given its civilizational history, must have its own narrative, its own version of history. Respect comes not only from the way a country wields its strength, tackling both stronger and weaker, but also from how it tells its story. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।